तो सबसे पहले अपनी टॉपिक क्या था, दैट वाज योर इलेक्ट्रिक करंट। देन वी हैव डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने डिस्कस किया था कन्वेंशनल करंट क्या होता है, हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। ये दो करंट हमने डिस्कस किए थे। देन वी हैव डिस्कस देयर डायरेक्शन, इनकी जो है डायरेक्शन क्या होती है। फिर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आपके क्या होते हैं। एंड फिर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बाद हमने कुछ सर्किट्स थे, वो सर्किट मैंने आपको बताया था कि हाउ यू शुड ड्रॉ दो सर्किट। तो सर्किट आपने कैसे ड्रॉ करने हैं, तो उसके कुछ सिनेरियो से जो हमने डिस्कस किए थे अपनी प्रीवियस क्लास में। अच्छा, जो लास्ट टॉपिक मुझे जो याद पड़ा दैट वी हैव डन दैट वाज योर ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक हमने किया था दैट वाज ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके दरमियान जो डिफरेंसेस थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफरेंसेस जो थे हमने वो उस क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। और मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में जो है बहुत मामूली सा आपका फ़र्क होता है। यूजुअली आपको जो सेल होते हैं और बैटरी होती है दे हैव एन ईएमएफ, उनका ईएमएफ होता है, बट वंस वी स्टार्ट यूजिंग दीस सेल्स एंड बैटरीज, तो व्हाट डज दीस सेल्स एंड बैटरीज डू, दे विल हैव सम ये विद पोटेंशियल डिफरेंस। उनकी जिस भी डिवाइस के क्रॉस आप इस सेल को या बैटरी को लगाते हो तो उस डिवाइस के क्रॉस जो है वो वी विल बी हैविंग सम पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा जो है वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा उस चीज़ के क्रॉस। ठीक है, तो दिस इज these are the topics that we have done. Then we have done ammeter. Ammeter मैंने आपको बताया था कि what is an ammeter, what is an ammeter and how does an ammeter work, ये हमने डिस्कस किया था। एंड हाउ डू वी कनेक्ट एमीटर, एमीटर को जो है वो किस तरीके से जो वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एमीटर को हम जो किस तरीके से जो कनेक्ट करते हैं, ये चीज़ जो थी हमने डिस्कस की थी इसके अंदर। और इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था, हमने वोल्ट मीटर डिस्कस किया था कि वोल्ट मीटर जो आपका कौन सा डिवाइस है और वोल्ट मीटर को जो है वो किस तरीके से जो वो अपनी किसी भी सर्किट के अंदर जो वो कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी इन प्रीवियस क्लास में। अच्छा, आज की जो लेक्चर है इसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको पता है, आपने सुना होगा, इसके जो लिटरल मीनिंग है आपके रेजिस्टेंस के दैट इज टू अपोज समथिंग। तो रेजिस्टेंस अगर आप बात करते हैं कि रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके भी जो यही मीनिंग होता है। इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बेसिकली द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। करंट जो आपको होता है वो किसी न किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो करता है। दैट कंडक्टर इज मेड अप ऑफ सम मेटल, और उस मेटल में जो है वी हैव एटम्स, हमारे पास जो एटम्स जो होते हैं, एंड वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। These free electrons are the one who are responsible for electric current. So whenever these free electrons are flowing through a conductor, there are atoms present inside the conductor which are not moving, which are stationary, which are just vibrating at their respective locations. So when this moving electron will collide with these stationary atoms, its speed is going to get lowered. उसकी जो speed है वो आपकी कम हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की। सो व्हेन दिस स्पीड इज गोइंग टू गेट लोअर, जब स्पीड इसकी जब वो कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो रेट है फ्लो का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन अगर आपके सारे एटम्स यहाँ से हटा दें तो इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट इलेक्ट्रॉन विल फ्लो वेरी फास्टली। इलेक्ट्रॉन बहुत फास्टली, बहुत तेजी से जब वो एक जगह दूसरी जगह आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो कर लेगा। लेकिन अगर आप इन बिटवीन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ यू प्लेस सम ऑब्स्टिकल्स, आपने कुछ ऑब्स्टिकल्स लगा दी इन टर्म ऑफ एटम्स, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, then what will that electron will do when that electron was moving in very fast speed? It will collide with those atoms, it will collide with those जो भी आपके atoms हैं, जो भी आपके molecules हैं, उनसे ये collide करेगा। and whenever it will collide, जब भी आप लोग collision हो, what happens during collision energy is being transferred, energy आपकी ट्रांसफर होती है, और जो भी आपका पार्टिकल जो कि मूव कर रहा होता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो सेम थिंग हैपन विद द इलेक्ट्रॉन एज वेल, इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द मॉलिक्यूल्स, एंड व्हेन इट कोलाइड विद द मॉलिक्यूल उसकी स्पीड जो वो कम हो जाती है। एंड और जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो फिर इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू कम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो कंडक्टर में एक जगह दूसरी का फ्लो करने में टाइम जो वो लेगा दैट टाइम इट विल टेक मोर टाइम। तो जब टाइम ज़्यादा लगाता है आपका करंट फ्लो करने के लिए तो डेफिनेटली आपको जो करंट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट होते हैं, दैट इज बेसिकली योर इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस जो होता है इसका पर्पस यही होता है। द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस इज दैट इट अपोजेज द करंट, एंड व्हेन इट अपोजेज द करंट इट विल डिक्रीज इट्स रेट। उसका जो करंट का जो रेट है उस रेट को ये डिक्रीज कर देगा। यानी कि विदाउट रेजिस्टेंस अगर आपका करंट जो है वो 10 एम्पियर है
then with resistance जो current आपको होगा, that current is going to decrease. It will become maybe 2 ampere, it will become 5 ampere, it may even become 9 ampere, depending upon the amount of resistance that current is observing, that current is feeling. तो resistance basically क्या होता है? Resistance is the property of a material that resists the movement of free electrons in the material. ठीक है, तो what is resistance? Resistance is basically the property of any particular material that resists the movement of free electrons in the material. अच्छा, जो different आपके materials होते हैं, different materials have different resistances. Different materials have different resistances. ठीक है, आपके जो different material हैं उनकी different resistances होती है. For example, you have different conductors जो आपके normal लाइफ में आप यूज़ करते हैं. आप iron यूज़ करते हैं, iron is a conductor. आप copper यूज़ करते हैं, copper is a conductor. आप जो है वो gold यूज़ करते हैं, gold is a conductor. आप silver यूज़ करते हैं, silver is a conductor. आप aluminium यूज़ करते हैं, that is also a conductor. ये जितने भी आप चीज़ें, all these are your conductors. अब ये जो सब आपके कंडक्टर हैं, दे हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस. इनकी जो अपनी है वो अपनी अलग अलग इनकी जो रेजिस्टेंसेस होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि आपके जितने मैंने यहाँ पे रेजिस्टर आपको यहाँ पे शो किए हैं, जितने भी रेजिस्टर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उन तमाम के तमाम रेजिस्टर्स में से इन तमाम के तमाम मटीरियल में से सबसे बेस्ट जो है वो कंडक्टर कौन सा है? अच्छा, जिसकी रेजिस्टेंस कम हो गई, दैट शुड बी अ बेस्ट कंडक्टर. अगर आपकी रेजिस्टेंस कम है तो दैट मीन्स दैट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर. लेकिन अगर आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो दैट इज़ अ वेरी बैड कंडक्टर, और यू कैन इवन कॉल देम एन इंसुलेटर्स एज वेल. आपको जो वुड होती है और आपका जो प्लास्टिक होता है, आपका जो ग्लास होता है, दीज आर कॉल्ड योर इंसुलेटर्स. वाई आर दे कॉल्ड इंसुलेटर? बिकॉज दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस. इनकी जो रेजिस्टेंस है बहुत हाई होती है. दे डू नॉट अलाउ एनी इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू देम, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. तो यूजली आपको जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस होती है, दैट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई. लेकिन आपको जो मेटल्स होते हैं, उन मेटल की जो रेजिस्टेंस आपकी होती है वो थोड़ी कम होती है. लेकिन मेटल टू मेटल जो अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो मेटल टू मेटल जो रेजिस्टेंस आपकी होती है वो डिफरेंट होती है. ये जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, दीज आर नंबर ऑफ आपके मटेरियल्स हैं. इन सब मटेरियल में से जो गोल्ड आपके है, गोल्ड इज द बेस्ट गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर. गोल्ड जो आपके वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, क्योंकि गोल्ड की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है. ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑल दीज अदर मटीरियल, अदर मेटल्स, गोल्ड जो आपका है वो बेस्ट कंडक्टर है, बिकॉज इट हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस. की जो रेजिस्टेंस है बहुत कम होती है. गोल्ड के बाद जो सेकेंड नंबर पे दैट इज योर कॉपर. सेकेंड नंबर पे जो है जिसकी रेजिस्टेंस आपकी कम होती है, दैट इज योर कॉपर. और यूजुअली हम जो भी अपना इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वी यूज़ दैट मटेरियल, जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, हम वो वायर का मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कम हो. ठीक है, वाई डू वी यूज़ एन वायर जिसकी रेजिस्टेंस कम हो? उसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी. अगर आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, if a conductor has a lesser resistance, तो when the electron will flow through that conductor, it will collide less frequently. ठीक है, उसका जो कोलिजन होगा एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, वो लेस फ्रीक्वेंट होगा. तो जब कोलिजन आपका लेस फ्रीक्वेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी कैप्चर करेगा, जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा व्हाइल इट्स मूविंग, वो एनर्जी वो उस एटम को जो है वो ट्रांसफर नहीं कम करेगा. तो जब इलेक्ट्रॉन उस एटम में एनर्जी ट्रांसफर कम होगी तो दैट एटम विल नॉट हीट अप दैट मच. लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा दें, अगर रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस में फिर आपका फिर क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस अगर होगी और इलेक्ट्रॉन आपको जब फ्लो करेगा, देन दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली. इलेक्ट्रॉन आपको जब वो मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेगा एंड द नंबर ऑफ कोलिजन इज गोइंग टू इंक्रीज. तो नंबर ऑफ कोलिजन आपके बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी आपकी ट्रांसफर कर रहा होगा उस मॉलिक्यूल को, दैट विल बी मोर, इट विल बी ट्रांसफर मोर एनर्जी टू दैट मॉलिक्यूल. और जब ज़्यादा वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो दैट कंडक्टर इज गोइंग टू गेट हीट अप. जो कंडक्टर आपके वो आपका फिर हीट अप हो जाएगा
और वो अगर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा तो फिर जो भी आपकी वायर है, जो भी आपका कंडक्टर है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन आपकी लगी होती है प्लास्टिक की या रबर की, दैट कैन कैच अप फायर, वो आपकी जो फायर हो सकती है वहाँ से, और वो आपकी जो इंसुलेशन आपकी वहाँ से जो वो पिघल सकती है, और उससे फिर होगा ये कि आपका जो शॉर्ट सर्किट है और जो आपके डिफरेंट हैजर्ड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो सारे आपके हैजर्ड्स हैं वो उसमें हो सकते हैं। तो यूजली हम जो भी कंडक्टर यूज़ करते हैं या वायर्स यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर, वी यूज़ दोज वायर्स जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। लेकिन सर्टेन कंडीशन हमारी ऐसी होती है जहाँ पे हम जो है वो हाई रेजिस्टेंस वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो और कंडक्टर्स हैं, जैसे कि जो कि आते हैं आपका निक्रोम, ठीक है। निक्रोम हमारा एक अलॉय है, और इसके अलावा टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन हमारा जो है वो एक मेटल है। निक्रोम जो आपका वायर है ये हम यूज़ करते हैं हीटर्स के अंदर। ये जो निक्रोम है आपकी, दिस वायर, अच्छा नॉर्मल जो हमारी वायरिंग होती है घरों में, उसके लिए वी आर यूजिंग कॉपर, ठीक है। नॉर्मल वायरिंग के लिए वी यूज कॉपर, हम कॉपर यूज करते हैं। वाई कांट वी यूज गोल्ड, मैंने आपको अभी बताया था कि गोल्ड जो आपका वो बहुत ही मतलब कि गुड कंडक्टर है, तो गोल्ड अब इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। नंबर वन, गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड नंबर टू, गोल्ड इज़ अ वेरी रेयर मेटल। गोल्ड जो आपका है वो बहुत रेयर मेटल है, सो वी डोंट यूज़ गोल्ड फॉर गोल्ड वायर्स फॉर आर इलेक्ट्रिक वायरिंग। ये हम गोल्ड वायर इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यू मस्ट हैव सीन, जो बच्चे कंप्यूटर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि उनका जो भी प्रोसेसर होता है, उनके जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, और जितनी भी उनकी रैम वगैरह होती हैं, और जितनी भी ग्राफिक कार्ड्स वगैरह उसके होते हैं, वो जितने भी उसमें मतलब जिस स्लॉट में हम उसको बैठाते हैं, उसकी जो स्लॉट्स बनी होती हैं, उसकी जो पिन्स होती हैं, दोज पिन्स आर गोल्ड प्लेटेड। उन पिन्स को जो है हम गोल्ड प्लेट करते हैं, और वो उन पिन्स को गोल्ड प्लेट इसलिए करते हैं ताकि आपका जो कनेक्शन है, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, वो आपका जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और जो मतलब कि जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस अगर आपका कॉपर या कोई और मेटल आपकी प्रोवाइड कर सकता है, वो रेजिस्टेंस कम से कम हो, क्योंकि आपको जो कंप्यूटर होता है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव डिवाइस, और ये आप जो बहुत फास्ट इसमें प्रोसेसिंग करनी होती है, और इसको फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, दे हैव टू ट्रेवल वेरी फास्ट, और वो सिग्नल आपके बहुत फास्ट ट्रेवल करेंगे अगर रेजिस्टेंस जो वो कम होगी। तो यूजली जो आपके प्रोसेसर्स होते हैं, रैम्स होती हैं, और जितने भी आपके कार्ड्स होते हैं, वो सारे कार्ड्स जो आपके होते हैं, उन सारे कार्ड्स में, उन सारे कार्ड्स की जो पिन्स होती हैं, दोस्त पिन्स गोल्ड प्लेटेड, ताकि जो रेजिस्टेंस है वो वहाँ पे कम से कम हो। और यूजली अगर आप कभी मतलब कि सदर चले हैं, किसी भी जगह पे चले हैं, तो यू मस्ट हैव सीन के डिफरेंट आपको यहाँ वहाँ पे वो बैठे होते हैं, जो कि आपसे जो है ना स्क्रैप में कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो परचेज करते हैं। तो उनको बेसिकली उसका फ़ायदा क्या होता है कि दे आर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम दो स्क्रैप पार्ट्स। तो जो भी वो आपसे कंप्यूटर का स्क्रैप लेते हैं, उस कंप्यूटर के स्क्रैप से वो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर कि आपका जो गोल्ड है वो आजकल जो है कितना एक्सपेंसिव नॉर्मली हो रहा है। तो यूजली जो हमारी नॉर्मल वायरिंग होती है घरों में, दैट वायरिंग इज मेड ऑफ कॉपर, वो हमारी कॉपर हम यूज़ करते हैं, कॉपर वायर हम यूज़ करते हैं। वी कांट यूज़, हम जो है वो गोल्ड वायर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले, ठीक है, मे बी 5 और 6 ईयर्स अर्लियर, जो घरों में हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही थी बाय द के इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रिसिटी भी जो थी दैट वाज आल्सो सप्लाइड थ्रू कॉपर वायर्स, वो भी जो है कॉपर वायर के जरिए वो फ्लो की जा रही थी। और कॉपर वायर में जो आपके जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं वो आपके बहुत कम होते हैं। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं कि जो भी के इलेक्ट्रिक वाले हैं, दे आर रिप्लेसिंग दिस कॉपर वायर्स विद एल्यूमिनियम वायर। इस कॉपर वायर को वो एल्यूमिनियम वायर से रिप्लेस कर रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि एल्यूमिनियम जो आपके वो बहुत ही जो है वो यू कैन से कि चीप मेटल है आपका, बहुत चीप मेटल है, तो ये आप एल्यूमिनियम से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। आजकल जो कॉपर है दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग अ लॉट एक्सपेंसिव, कॉपर भी जो है आपका वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो जितनी भी आपकी वायर्स वगैरह हैं कॉपर की, सारी जो है उन लोगों ने उतार दी है, और उतार के जो उसको रिप्लेस कर रहे हैं एल्यूमिनियम वायर्स के साथ, ठीक है। और जो भी कॉपर उन्होंने उतारी थी उन सबको बेच के दे आर गेटिंग सम रेवेन्यू, और जो है वो अपनी प्रॉफिट्स जो है उसको फिल करते हैं, ठीक है। तो नॉवल जो हो हमारी, लेकिन सर, जी ये आप केई की बेइज्जती कर रहे थे। नो, ठीक है। तो यूजली जो हमारे घरों में जो यूज़ करते हैं, लेकिन स्टिल हम जो घरों में यूज़ करते हैं वी आर स्टिल यूजिंग द कॉपर वायर, ठीक है। बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो तो एल्यूमिनियम वायर में आ रही है, लेकिन घरों में जो हमारी पूरी वायरिंग होती है, सारी वायरिंग हम अभी भी जो है वो कॉपर वायर में यूज़ करते हैं। एंड वी ट्राई टू परचेज 99.9% प्योर कॉपर वायर, ठीक है। जितनी भी आप कॉपर वायर ले लें,
साइड से जो कॉपर वायर आपकी होगी दे से दैट दे आर 99.9% प्योर, लेकिन वो 99.9% प्योर नहीं होती है, नॉर्मली जो है वो मे बी 80 to 90% जो है वो प्योर होती है। तो जितनी भी आप अच्छी मतलब कि प्योर कॉपर वायर यूज़ करेंगे अपने घरों में, तो आपके घरों में जो शॉर्ट सर्किट का खतरा होगा वो बहुत कम होगा आपका। तो जहाँ पे आप मतलब कि सस्ती वायर यूज़ करेंगे और जिसकी जो सस्ती वायर आपकी होगी उसमें जो कॉपर होगी उसकी जो परसेंटेज है वो कम होगी। इंस्टेड ऑफ 99% मे बी 80% कॉपर हो, 70% कॉपर हो, बाकी जो है वो आपका 30% 20% आपको कोई और मेटल हो। अगर आप इस तरह की वायर यूज़ करेंगे जो कि प्योर कॉपर यूज़ नहीं करें, आप नहीं यूज़ करें घरों में, तो वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक का भी खतरा हो सकता है। और इसके अलावा जो वो मतलब आपका जो फायर होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट आपका होता है, शॉर्ट सर्किट से फिर आपकी जब वो आग लग सकती है। ये सब काम जब आपके हो सकते हैं वी आर नॉट यूजिंग प्योर कॉपर वायर। तो यूजली घरों में हम प्योर कॉपर वायर यूज़ करते हैं, लेकिन जो कंपनीज है हमारी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं दे आर नॉट यूजिंग कॉपर वायर्स। ओके, नेक्स्ट ये मैंने आपको नॉर्मल कॉपर में बताया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निक्रोम। निक्रोम की जो वायर आपके दिस इज यूज्ड इन हीटर्स। ठीक है, हीटर्स में हम क्या यूज़ करते हैं, हीटर में हम यूज़ करते हैं निक्रोम वायर। निक्रोम इज बेसिकली एन अलॉय। ठीक है, निक्रोम जो आपका है वो अलॉय है जो कि बनता है निकल, ठीक है, निकल और क्रोमियम। निकल और क्रोमियम जो आपका होता है इसकी कुछ परसेंटेज होती है, 70% निकल और सॉरी 70% क्रोम और मे बी 30% आपका निकल होता है। ये परसेंटेज मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन बेसिकली जो है वो ये आपके दो मेटल्स होते हैं निकल एंड क्रोमियम। इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं और आपस में मिलाने के बाद हमारा जो अलॉय बनता है दैट अलॉय इज कॉल्ड निक्रोम। और वो निक्रोम का अलॉय हम यूज़ करते हैं हीटर्स के अंदर। अच्छा, हीटर्स का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ हीटर इज दैट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। जो हीटर्स आपके होते हैं वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आई हैव टोल्ड यू कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलाइड करेंगे, आपको जो मेटल है जिस एटम है जिससे वो कोलाइड कर रहे हैं वो एटम जो है आपका वो एनर्जी गेन करेगा, हीट एनर्जी गेन करेगा। एंड व्हेन इट्स गोइंग टू गेन हीट एनर्जी इट्स गोइंग टू गेट हीटेड अप, वो आपका हीट एनर्जी हीट अप हो जाएगा। तो यूजली जो हीटर होते हैं उसमें हम निक्रोम वायर यूज़ करते हैं और इंटेंशनली हम निक्रोम वायर यूज़ करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस जो आपकी वो बहुत हाई होती है। नॉट ओनली इट्स रेजिस्टेंस इज हाई बट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी हाई। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी आपका काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से आपकी जो हीटर्स में जो वायर्स होती हैं दोज वायर गेट रेड हॉट। वो वायर्स आपकी जो वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाती हैं, दे गेट वेरी हाई। उनका बहुत हाई टेम्परेचर होता है बट दे डोंट मेल्ट, वो जो है आपकी मेल्ट नहीं करती हैं। तो निक्रोम वायर हम यूजली यूज़ करते हैं अपने हीटर्स के अंदर। और ये जब मतलब कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है जिसकी वजह से आपकी ये जो निक्रोम वायर होती है वो हीटअप हो जाती है व्हेन करंट फ्लो थ्रू द निक्रोम वायर। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा फिलामेंट लैंप। ठीक है, हमारे पास फिलामेंट लैंप होते हैं, उस जो आपके नॉर्मली बल्ब वगैरह जिसको आप कहते हैं नॉर्मली, जिसके अंदर आपकी वायर लगी होती है, उसके अंदर जो वायर होती है दैट वायर इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। वो जो वायर आपकी होती है वो टंगस्टन की बनी होती है। ठीक है, दैट वायर इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। अब वो जो वायर होती है आपकी उसकी भी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है और वो आप जब उसमें जब करंट फ्लो करते हैं उस बल्ब की फिलामेंट में से, फिलामेंट बल्ब के जो होते हैं उसकी जो वायर होती है टंगस्टन की वायर होती है, उसमें से जब आप करंट फ्लो करते हैं देन दैट वायर गेट्स हीटेड अप। वो वायर आपकी जो वो हीटअप हो जाती है और हीटअप होकर इट बिकम्स वाइट हॉट, रेड हॉट, फिर वाइट हॉट और येलो हॉट आपकी बन जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी ज़्यादा हीटअप हो रही है। और देन इट प्रोड्यूसेस लाइट। तो आपको जो फिलामेंट लैंप होता है उसमें जो हम टंगस्टन यूज़ करते हैं उस टंगस्टन की जो रेजिस्टेंस होती है दैट रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी हाई। ठीक है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी आपकी बहुत हाई होती है। सो रेजिस्टेंस जो नॉर्मली होती है इट इज़ द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होती है उसको रेजिस्ट कर रही होती है। डिफरेंट मटेरियल होती है दे हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। सडन सिचुएशन में वी नीड लो रेजिस्टेंसेस, तो वहाँ पे हम जो है वो लो रेजिस्टेंस कंडक्टर होते हैं उनको लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और सडन हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमें हाई रेजिस्टेंस जो है वो वायर यूज़ करनी होती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं फिर हम हाई रेजिस्टेंस जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उन हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर्स को हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सर जी सर हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती रेजिस्टेंस अगर जिस मटेरियल का ज्यादा हो। देखो, जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा की बात नहीं करो, आप ये कहो कि जिस मटेरियल रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो। अब इन्फिनिट क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत इन्फिनिट होगा वहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। ठीक है, मैंने आपको इस एग्जांपल दी कि आपको जो वुड होता है, ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, इनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, यानी कि इन्फिनिट के करीब इनकी रेजिस्टेंस होती है।
so they do not allow electricity to pass through them. तो लेकिन नॉर्मल लॉजिक तो यही हुई ना कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उतनी वो जी इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल, करना मुश्किल होगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक करंट उतना कम हो जाएगा उसमें जो फ्लो कर रहा हो, और अगर इलेक्ट्रिक करंट उसमें से कम फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट उसमें कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट कम होने से क्या होगा, वो मटेरियल जो आपका दैट स्टार्ट गेटिंग हीटेड अप, वो आपका मटेरियल फिर जो है वो गर्म होना स्टार्ट कर देगा। अच्छा सर, ये दूसरा ये कि जो ये कॉपर वायर आपने बताया था इसकी रेजिस्टेंस सब कम होती है। मैंने कहा सबसे कम गोल्ड की होती है, गोल्ड के बाद सेकंड नंबर पे कॉपर की होती है जी। ठीक है, ओके एनी मोर सर। क्वेश्चंस? नो, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा इसमें सर जी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए क्या, मतलब अच्छे करंट फ्लो के लिए? यस, इफ़ यू नीड अ गुड करंट फ्लो, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो करंट है वो अच्छा फ्लो हो, ज़्यादा करंट फ्लो हो, तो उसके लिए रेजिस्टेंस आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट। सर जी सर एक लास्ट क्वेश्चन, इसकी वोकैबुलरी क्या होगी जब भी रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो इट कंडक्ट्स लेस करंट, कंडक्ट्स या फिर फ्लो ऑफ करंट इज लेस? बात तो वही होगी ना, कंडक्ट कर रहे हो, फ्लो करंट ठीक है, बात तो सेम है कि। सही है, ओके सर। ओके, रेजिस्टेंस जो आपकी होती है, द रेजिस्टेंस इज बेसिकली रेजिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, सो वी कैन मेजर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम जब मेजर करते हैं, इसका जो यूनिट है एस आई यूनिट, जो रेजिस्टेंस क्या है, दैट एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। ठीक है, इसका जो यूनिट आपका वो ओम है, और इसका जो एक सिंबल है, ठीक है, सिंबल मैं यहाँ नहीं बना पा रहा, एनी हाउ आई विल बी शेयरिंग द नोट्स, वहाँ पे सिंबल होगा। इसका जो यूनिट आपका इसका यूनिट आपका दैट यूनिट इज ओम्स, और ये आपका एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे जो वो ये हमने रखा हुआ है कि इसका यूनिट आपको होता है वो ओम होता है। ठीक है, अच्छा फिर रेजिस्टेंस का आपका एक फार्मूला भी होता है। रेजिस्टेंस जो आपका होता है दैट इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इसमें जो आर आपका होता है दैट इज योर रेजिस्टेंस, आर आपका रेजिस्टेंस होता है, वी जो आपका होता है दैट इज योर वोल्टेज, आई जो आपका होता है दैट इज योर करंट। ठीक है, आई जो आपका होता है वो करंट होता है, यानी कि अगर आपको वोल्टेज पता हो और करंट पता हो तो आप रेजिस्टेंस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक वायर है, उसके जो दो एंड्स हैं, उन दोनों एंड के दरमियान जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी आता है, तो डिफरेंस इन एनर्जी होता है वो आपका वोल्टेज कहलाता है। और मैंने आपको पहले ही बता दूंगा, जब तक ये डिफरेंस इन एनर्जी नहीं होगा, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, करंट कम फ्लो करेगा। तो यूजली ये जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दिस रेशियो इज कॉल्ड योर रेजिस्टेंस। ये रेशियो आपको जो वो रेजिस्टेंस होता है, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट आपको जो है वो ओम्स होता है। अगर आप इस फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूले से यू कैन राइट डाउन इस इसका जो यूनिट आप यूं भी लिख सकते हैं, इट्स यूनिट इज वोल्ट्स पर एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज जो आपका होता है सॉरी जो वोल्टेज है इसका यूनिट आपका वोल्ट्स होता है, और जो करंट आपका इसका यूनिट आपका जो है वो एम्पियर होता है। तो आपका जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट आपका इस फार्मूले के लिहाज से इसका यूनिट बन गया आपका वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज आल्सो यूनिट ऑफ द करंट, ये भी आपका करंट का यूनिट है। और दिस वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं, इस वोल्ट पर एम्पियर को हम जो है वो ओम्स कहते हैं। वी कॉल दिस वोल्ट पर एम्पियर एज ओम। दिस वोल्ट पर एम्पियर हमारा ओम्स के बराबर होता है। नाउ फ्रॉम दिस फार्मूला, फ्रॉम दिस यू कैन डिफाइन ओम एज वेल। आप ओम को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपका जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट के, if you have a voltage of 1 volt across any conductor and a current of 1 ampere flow through that conductor, and a current of 1 ampere flow through that conductor, then whatever resistance that conductor will have, that resistance will be equal to 1 ampere. उसकी जो resistance है वो 1 ohm के बराबर होगी। ठीक है, तो how can we define ohm? If a current of 1 ampere flows through a conductor, whose potential difference is 1
volts, then the resistance will be 1 ohms। ठीक है, तो अगर आपका जो वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के थ्रू अ कंडक्टर, और जिसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट्स का है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके है दैट इज 1 वोल्ट। तो वट एवर रेजिस्टेंस दैट कंडक्टर विल बी हैविंग, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट रेजिस्टेंस विल बी कॉल्ड 1 ओम। उसकी रेजिस्टेंस जो है हमारी 1 ओम कहलाएगी। तो दैट इज व्हाट रेजिस्टेंस इज। तो दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस इज। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग रेजिस्टेंस यू कैन आस्क मी नाउ। Okay, so let's move on to the next topic. Okay, next topic जो आपके that is your related to this resistance, इसी का resistance का आपका एक सब टॉपिक है that is your resistor। ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी, रेजिस्टेंस आपकी अपोजिशन होती है। अब ये अपोजिशन जो चीज़ जो डिवाइस आपकी प्रोवाइड कर रही होती है दैट डिवाइस इज कॉल्ड योर रेजिस्टर। ठीक है, एनी कंडक्टर दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट is called a resistor। ठीक है, तो जो भी आपका कंडक्टर है, ठीक है, वट एवर कंडक्टर यू हैव इन वट एवर शेप इन वट एवर साइज दैट इज यूज टू प्रोवाइड अ नोन वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी उसकी, नॉर्मली जो रेजिस्टेंस होती हैं उनकी वैल्यू आपकी नोन होती है, यू नो द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस। तो नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन अ सर्किट, तो दैट इंस्ट्रूमेंट दैट कंडक्टर इज कॉल्ड योर रेजिस्टर। ये कंडक्टर जो आपका है वो कंडक्टर हमारा जो है वो रेजिस्टर कहलाता है। ठीक है, और व्हाई डू वी नीड रेजिस्टर। ठीक है, सॉरी जो रेजिस्टर होते हैं उसका जो प्राइमरी पर्पस है दैट इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। तो जो भी सर्किट से आप करंट फ्लो कर रहे हैं उस कंडक्टर उस सर्किट उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम जो वो रेजिस्टेंस लगाते हैं। यूजली जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, हमारा जो वो टीवी रिकॉर्डर हो टीवी हो गया, एलसीडीज वगैरह होगी, और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट्स होते हैं ऑल दी सर्किट्स आर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। तो उन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो कि आपके यूज़ होते हैं, जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, ये जो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, सो दीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। उनको जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। तो वो जो करंट उनको डिफरेंट अमाउंट का चाहिए होते हैं दैट करंट इज सप्लाइड टू देम थ्रू रेजिस्टर्स। उनको जो है उस करंट को जो है वो रेजिस्टर के थ्रू जो है वो फ्लो करवा के उनको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं जो भी मेरा एक सर्किट है उसको जो है वो 10 एम्पीयर का करंट चाहिए। तो जिसको 10 एम्पीयर करंट चाहिए, जिस कंपोनेंट को जिस पार्ट को उस सर्किट के जो 10 एम्पीयर करंट चाहिए, आई विल गिव दैट करंट ऑफ 10 एम्पीयर डायरेक्टली। लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी लगेंगी जिनको 10 एम्पीयर करंट नहीं चाहिए, जिनको 5 एम्पीयर करंट चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, उस 10 एम्पीयर के करंट को 5 एम्पीयर में ड्रॉप डाउन करूँगा, 5 एम्पीयर तक नीचे लेकर आऊँगा, और वो 10 एम्पीयर करंट को जो है वो 5 एम्पीयर नीचे लाने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज अ रेजिस्टर इन सीरीज विद दैट कंपोनेंट जिसको कि 5 एम्पीयर करंट चाहिए। तो आप उसके साथ क्या करेंगे, एक रेजिस्टर लगा देंगे। ये जो रेजिस्टर आप लगाएंगे उसकी ऐसी वैल्यू होगी जो कि उस 10 एम्पीयर के करंट को जो 5 एम्पीयर में ड्रॉप डाउन करेगा और फिर उस डिवाइस को दे देगा। लेट्स सपोज कि उसी सर्किट में मैंने एक और डिवाइस, एक और जो है वो मैंने कंपोनेंट भी लगाए हुए जिसको सिर्फ 2 एम्पीयर करंट चाहिए। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उस 10 एम्पीयर के करंट को जो है वो 2 एम्पीयर में ड्रॉप डाउन करता हूँ यूजिंग अ रेजिस्टर, या मैं इस 5 एम्पीयर को ड्रॉप डाउन करता हूँ 2 एम्पीयर के अंदर। तो यूजली आप जो डिफरेंट सर्किट में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हर कंपोनेंट को जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है।
तो वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट जो करंट की होती है, दैट करंट इज प्रोवाइडेड बाय पासिंग दैट करंट थ्रू अ रेजिस्टर। तो इनिशियल जो करंट आपका होता है वो तो आपका फिक्स्ड होता है, यानी कि जो मेरा करंट बैटरी से आ रहा है वो तो 10 एम्पियर का आ रहा है, वो तो फिक्स है। अब जिस चीज़ को मुझे 10 चाहिए उसको मैं 10 दे दूंगा, जिस चीज़ को 10 नहीं चाहिए 9 चाहिए तो उसके साथ मैं रेजिस्टर लगा दूंगा, उसको 9 दे दूंगा। जिसको 9 नहीं चाहिए 8 चाहिए उसको मैंने क्या किया, उसको मैं 4 फर्दर और ड्रॉप डाउन करूँ। जो भी आपका करंट होगा उस करंट को इस तरीके से आप या तो स्टेप वाइज ड्रॉप डाउन करते हैं या फौरन जो है वो आप ड्रॉप डाउन करके जो है वो अपने उस कंपोनेंट को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट जो है आप प्रोवाइड करते हैं। तो यूजली जो रेजिस्टर्स हमारे होते हैं उनकी जो है वो ये मतलब के पर्पस होते हैं कि वो जो भी आपका डिफरेंट चार्ज करंट चाहिए होते हैं डिफरेंट आपके सर्किट्स को, उनको वो करंट जो आपका वो प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड योर रेजिस्टर। वो हमारे जो वो रेजिस्टर्स होते हैं। अच्छा, रेजिस्टर्स जो आपके होते हैं दे केम इन डिफरेंट साइजेस, ठीक है, इनके जो वो डिफरेंट साइजेस होते हैं एंड दे हैव डिफरेंट शेप्स एज वेल। इनके डिफरेंट जो वो साइजेस भी होते हैं और इनकी जो वो डिफरेंट शेप्स भी होती हैं और दे हैव डिफरेंट वैल्यू एज वेल। इनकी जो है वो डिफरेंट वैल्यू भी होती है। अच्छा, रेजिस्टर्स की जो वैल्यू होती है वो एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन जो वो फिक्स कर दी जाती है। कुछ रेजिस्टर आपके जो होते हैं उसकी उनकी जो वैल्यू होती है वो एट द टाइम ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन जो फिक्स कर दी जाती है। लेकिन कुछ आपके रेजिस्टर्स जो है वो ऐसे होते हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स नहीं होती, तो उनकी रेजिस्टेंस होती है दैट रेजिस्टेंस कैन बी वेरीड। और वो जिनकी रेजिस्टेंस आप वेरी कर सकते हैं वो आपके फिर जो होते हैं दोज आर कॉल्ड योर वेरिएबल रेजिस्टर्स। तो इस तरीके से जो है अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स की, देन वी बेसिकली हैव टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। We basically have two types of resistors. One is our fixed resistors, ठीक है, एक हमारा फिक्स्ड रेजिस्टर्स होते हैं एंड सेकेंडली वी हैव वेरिएबल रेजिस्टर्स, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टर्स एज ए नेम सजेस्ट, इनकी जो वैल्यू होती है एट द टाइम ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन फिक्स कर दी जाती है। और ये जो आपके यूजली जो आपके फिक्स रेजिस्टर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। ये जो हमारे नॉर्मली हैं वो कार्बन के बने हुए होते हैं, यानी कि इसमें जो भी आपका जो भी कंपोनेंट होता है, जो भी आपको पीस होता है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है उसके लिए हम जो है वो कार्बन यूज़ करते हैं। तो ये आपका फिक्स होते हैं, इसकी वैल्यू होती है एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर फिक्स कर दी जाती है, तो वो आपके फिक्स रेजिस्टर कहलाते हैं। इट्स वैल्यू कैन नॉट चेंज आफ्टरवर्ड्स, वैल्यू जो है उसके बाद में चेंज नहीं हो सकती है। वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके होते हैं, इनकी जो वैल्यू है दैट वैल्यू कैन बी वेरीड। इनकी वैल्यू जो होती है वो वैल्यू को आप वेरी कर सकते हैं बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। और ये आपके जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं ये भी आपके डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट शेप्स में आपके जो आते हैं। ये व्हेन वी वर डिस्कसिंग द सिंबल्स, अच्छा इसके जो सिंबल्स हैं दोनों के सिंबल भी अलग अलग हैं। फिक्स रेजिस्टर का सिंबल मैंने आपको बताया था व्हेन वी वर स्टडीइंग द सिंबल, तो आपने वो सिंबल याद रखने हैं। वेरिएबल रेजिस्टर्स आल्सो हैव देयर ऑन सिंबल। वेरिएबल रेजिस्टर्स जो होते हैं उनके भी जो अपने सिंबल्स होते हैं। सो ये डिवाइसेस होती कैसी हैं, लेट मी शो यू द पिक्चर्स फर्स्ट, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये आपके रेजिस्टर्स जो किस तरह के होते हैं। सर जी सर ये रेजिस्टर सिर्फ एम्पियर को अफेक्ट करता है या वोल्टेज को भी? देखो, रेजिस्टर जो होते हैं ना वो तो तुम्हें पता है ना कि करंट को डिक्रीज करता है। बेसिकली इसका वो होता है करंट डिक्रीज करना होता है। लेकिन जब करंट डिक्रीज होता है तो करंट के डिक्रीज होने से जो है वोल्टेज है वो भी आपका डिक्रीज हो जाता है। ये चलो नेक्स्ट टॉपिक इसको हम करते हैं इसको भी। अच्छा, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ फिक्स रेजिस्टर्स। कुछ बच्चों ने जो है ना फिक्स रेजिस्टर आपके देखे होंगे, ठीक है, अगर वो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं उनको दे हैव नो आइडिया, तो आई विल बी शोइंग देम।
Okay, so this is how a fixed and variable resistor looks like. ओके, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? No, sir. ओके, लेट मी शेयर अगेन. हाँ, ओके, ये जो आपको अभी अभी नजर आ रहा है, एनीवन, एवरीवन? Yes, sir. ओके, ये जो आपके सामने पर नजर आ रहे हैं, दीज आर योर फिक्स रेजिस्टर. ये आपके फिक्स रेजिस्टर्स हैं. अब इसमें अगर आप देखें तो देयर आर डिफरेंट कलर कोड्स. इनके जो कलर्स लगे हुए हैं, लाइंस लगी हुई हैं, ये डिफरेंट कलर्स की लाइन लगी होती हैं. जो कलर कोड्स आपके होते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको भी बता दूंगा कलर कोड्स किस तरीके से हम मतलब फाइंड करते हैं. अच्छा, ये जो आपके जितने भी ये रेजिस्टर लगे हुए हैं, ये ऑल ऑफ दीज रेजिस्टर्स हैव डिफरेंट वैल्यू. इन सारे रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट वैल्यू. आप किसी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जो है वो घर पे खोल के देख लें, अगर आप मोबाइल का चार्जर इवन खोल के देख लें, उस मोबाइल के चार्जर में भी ये जो कंपोनेंट, ये जो चीज़ें आपकी, ये चीज़ें आपकी लगी होती हैं. दे आर वेरी स्मॉल इन साइजेस. तो ये जो आपके होते हैं, दीज आर योर फिक्स रेजिस्टर. या आपके जो है फिक्स रेजिस्टर होते हैं. दीज आर कॉल्ड योर, दीज आर योर बेसिक कार्बन रेजिस्टर. आपके यूजली जो है वो कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं. ये तो कुछ आपकी शेप्स हैं, लेकिन नॉर्मली होते ये ऐसे ही हैं. दे हैव डिफरेंट शेप्स एज वेल, लेकिन फिक्स रेजिस्टर आपको दे आर लाइक दिस. अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको सबको? ये जो आपके दैट इज योर वेरिएबल रेजिस्टर. दिस इज योर वेरिएबल रेजिस्टर. ये यूजुअली हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ समथिंग. ठीक है, आपके टीवी वगैरह जो पुराने ज़माने में होते थे, उसमें इस तरह की एक नॉब होती थी. पुराने ज़माने में रेडियो तो उसमें इस तरह की नॉब होती है जिसके जरिए आप उसका वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करते थे. इसके अलावा आपकी जो मतलब अगर आप कार वगैरह में देख लें, उसमें भी वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए एक नॉब लगी होती है. वो जो नॉब आपकी लगी होती है, दिस नॉब इज़ बेसिकली अ रेजिस्टर, जो कि करंट को कम ज़्यादा करके जो वॉल्यूम होता है किसी भी चीज़ का, उसको कम ज़्यादा कर रहा होता है. इसके अलावा जो आपके फैंस होते हैं, फैन में भी ये चीज़ लगी होती है जिसके जरिए आप फैन की जो स्पीड होती है उस स्पीड को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं. तो ये बेसिकली आपके जो वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं, जो कि वेरिएबल रेजिस्टर्स आपके होते हैं जो कि वैल्यू को, किसी भी रेजिस्टर्स की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं. और उससे क्या होता है कि जो करंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कम या ज़्यादा आपकी होती है. तो ये दिस इज़ योर वेरिएबल रेजिस्टर. ये आपका वेरिएबल रेजिस्टर है. अच्छा, फिर ये आपका एक रेजिस्टर है, दिस इज कॉल्ड योर रियोस्टेट. ये भी आपका वेरिएबल रेजिस्टर है, और ये वेरिएबल रेजिस्टर आपका जो है वो रियोस्टेट कहलाता है. इसमें अगर आप देखें तो देर आर बेसिकली, ये आपकी जो पूरा ये ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है, ये आप बेसिकली आपकी पाइप होती है, पीवीसी की आपकी पाइप होती है. उस पाइप के ऊपर आपकी जो होती है वायर जो होती है, उस लॉन्ग वायर को वाउंड किया जाता है. लॉन्ग वायर को इसके ऊपर वाउंड किया जाता है, और वाउंड करने के बाद उस वायर को जो है मतलब कि यहाँ पे, ये नीचे आपको यहाँ पे बिल्कुल वायर आपकी कनेक्ट होती है. और ये आपको जो नीचे आपको ब्लैक कलर का टर्मिनल नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, नीचे की तरफ, दिस टर्मिनल, ये जो टर्मिनल आपको है, इस टर्मिनल पे आपको जो वो ये चीज़ मतलब कि आप वायर कनेक्ट करते हैं. और एक आपको ये टर्मिनल आपको ऊपर नज़र आ रहा है जो जिसके ऊपर आपका एक स्लाइडर है जो कि यूजुअली मूव करता है लेफ्ट एंड राइट. तो यू कैन मूव दिस स्लाइडर लेफ्ट एंड राइट. सो दिस इज बेसिकली अ रियोस्टेट. ये आपका रियोस्टेट है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर वेरिएबल रेजिस्टर एज वेल. इसको जो हम वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं. पर्पस इसका ये होता है कि ये जो आपका वेरिएबल रेजिस्टर होता है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ करंट. और करंट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके यू कैन ईजिली यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ करंट. और वैल्यू ऑफ करंट अगर आप चेंज करें तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपका ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा. तो यूजली जो लैब्स वगैरह हैं आपके, फिजिक्स लैब वगैरह हैं, फिजिक्स लैब में यू विल बी यूजिंग दिस. ठीक है, जैसे आपके स्कूल ओपन होंगे, सो वी विल बी ड्राइंग सब सर्किट. हम कुछ सर्किट जो है वो ड्रॉ करके उसे वो उसका जो है गो थ्रू करेंगे उससे. तो वो सर्किट जो आपके होते हैं, दो सर्किट आर सीन थ्रू दिस. तो ये आपका सर्किट जो है इसी तरह यूज़ करते हैं. तो ये जो आपके कंपोनेंट है, दिस इज योर रियोस्टेट. ये आपका जो है वो रियोस्टेट कहलाते हैं, जो कि आपका वेरिएबल रेजिस्टर होता है. तो दीज आर योर वेरिएबल रेजिस्टर, दिस इज ऑल्सो योर वेरिएबल रेजिस्टर, एंड दिस इज योर फिक्स्ड रेजिस्टर. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स जो कि हम नॉर्मली लैब में अपने
यूज करते हैं. Yes, but if you have any question, you can ask me now. सर ये रेजिस्टर क्या जो आपने सर्किट बनाया था वो तो वहां तो कहीं नहीं था ये रेजिस्टर. बेटा वहाँ पे हम सिंबल यूज़ कर रहे थे इसके. ठीक है, सर्किट जो हमने बनाया था उस सर्किट में वी डोंट एक्चुअली आपका ये इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन उस सर्किट डायग्राम जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो सर्किट डायग्राम में वी रिप्रेजेंट दोस यूजिंग इट्स सिंबल्स. तो ये सिंबल हम सर्किट डायग्राम में हमेशा यूज़ करते हैं. वी डोंट ड्रॉ द एक्चुअल डिवाइस. तो वो वहां तो सिंबल भी कोई नहीं था, एम्पियर का था बस. सिंबल था ना उसका यार. रुको सर वो ए था. सिंबल भी तो मैं दिखाता हूँ. रुक जाए एक मिनट, सब्र करो, ठहरो. ओके, कहाँ गया? ये देखो लड़के, वेट वेट वेट, शायद नहीं आया. यार ये क्यों नहीं आ रही है? एक मिनट को जरा मैं दोबारा शेयर करता हूँ. ओके सर. भैया नजर आ रही है? कैन यू सी दिस? यस सर. अच्छा, इसमें ये देखो जो फर्स्ट टू सिंबल आपके हैं, दीज फर्स्ट टू आर द सिंबल ऑफ रेजिस्टर्स. ये मैंने नीचे लिखा हुआ है. दिस इज सिंबल ऑफ फिक्स रेजिस्टर, दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ फिक्स रेजिस्टर. ये तो आपके फिक्स रेजिस्टर हैं. और उसके बाद के जो फर्दर जो आपके रेजिस्टर्स हैं, दीज आर योर रेजिस्टर ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर. यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टर है. दिस इज योर पोटेंशियोमीटर. ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है? ये आपका पोटेंशियोमीटर है. दिस इज योर पोटेंशियोमीटर. ठीक है, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको सामने नजर आ रहा है सबको, ये आपका पोटेंशियोमीटर है. तो इसका जो सिंबल है वो आपका यहाँ पे शो किया हुआ है, ये वाला. ठीक है, दिस इज योर सिंबल ऑफ पोटेंशियोमीटर. और ये जो आपका फोर्थ वाला सिंबल है, दैट इज योर वेरिएबल रेजिस्टर. उसके नीचे आपको लिखा हुआ है रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या है? दिस इज योर रियोस्टेट. तो ये जो रियोस्टेट है, इसका जो सिंबल है आपका, दैट इज दिस सिंबल. और ये बोथ, ये दोनों आपको जो सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टर के, बोथ दीज आर योर वेरिएबल रेजिस्टर. दोनों के दोनों आपको ये वो वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं. और ये फर्क है आपका. अच्छा, इसमें वेरिएबल रेजिस्टर में इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दिस जिगजैग पैटर्न, आप इस तरीके से आपके जो बॉक्स बना हुआ है, फर्स्ट वाला आपको जो इसमें सिंबल है, फर्स्ट सिंबल में आपको ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर जो है आप इस तरीके से मतलब कि आप एक एरो लगा दें या एरो क्रॉस कर दें, तो दे ऑल्सो हैव द सेम सिंबल. तो यूजुअली आपके ये सिंबल्स हैं. तो ये सिंबल ही हमने यूज़ करते हैं व्हेन वी वर ड्राइंग द सर्किट. तो सर्किट में हम जो है वो एक्चुअली ये वाली डिवाइस अपना यूज़ ड्रॉ नहीं करते हैं. हम ये वाला ड्रॉ नहीं करते, हम ये ड्रॉ नहीं करते, बल्कि इन तीनों की जगह हम क्या करते हैं, हम वी यूज़ देयर सिंबल्स टू रिप्रेजेंट दीज एनालिटिक कंपोनेंट्स which are present in our circuit. तो ये इस तरीके से हम जो है उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं. Yes, any more questions? तो सर ये फर्स्ट टू में Yes, Rahim. सर ये फर्स्ट टू में क्या डिफरेंस है? दोनों में फिक्स वैल्यू लिखा हुआ है. दोनों में फिक्स वैल्यू रिस्टेंट, लेकिन वही मैंने बताया कि इनके स्टैंडर्ड डिफरेंट है इनके. तो यू कैन आइदर ड्रॉ दिस वन और यू कैन आइदर ड्रॉ दिस वन. दोनों के दोनों जो आपके वो सेम है. इसी तरह आपको जो थर्ड और फोर्थ है उसमें तो ये आपको देखो ये वाला जिगजैग बना हुआ है. तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस जिगजैग आप इसी एक बॉक्स बना लो, रेक्टेंगल बना लो, और उस रेक्टेंगल में आप एरो लगा दो, वो भी आपका वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल ही बन जाएगा. ठीक है, मैंने जो शेयर किया था उसमें ये दोनों सिंबल मैंने मेंशन किए हुए थे कि आप जो है वो इस तरीके से जो है उसको सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. तो दीज आर ऑल द सिंबल ऑफ रेजिस्टर. ये साइज से आप जो है फिक्स और वेरिएबल रेजिस्टर के सिंबल्स हैं. ओके सर. सर तो आइंदा हम लोग जो सर्किट बनाएंगे तो उसमें रेजिस्टर का भी वो बनेगा कंपोनेंट. यस, सही है.
तो ये क्या बैटरी के बाद बनेगा या बल्ब से पहले? ये डिपेंड करता है आपका, ये तो सर्किट जब आप प्रैक्टिकली करोगे मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा ये, ठीक है। ओके सर। ओके सो ये आपका जो था दैट वाज योर रेजिस्टर्स, वेरिएबल रेजिस्टर मैंने आपको बता दिया, फिक्स रेजिस्टर मैंने आपको बता दिया। अच्छा नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। किधर गया ये? ओके सो वी हैव द रेजिस्टर्स जो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिए। नेक्स्ट अब अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ योर ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओम्स लॉ जो आपके ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और व्हाट डू वी हैव इन ओम्स लॉ, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ओम्स लॉ जो आपके बेसिकली दैट इज़ अ लॉ जो कि आपका एक साइंटिस्ट था ओम, जिसने कि आपको ये ओम्स लॉ था दैट ओम्स लॉ उसने बताया था, उसने दिया था। इसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद होता है। फिलहाल मैं आपको पहले इसका जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बता दूँगी, उस मैथमेटिकल फॉर्मूले से आप इसी स्टेटमेंट जो वो इजीली जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी मैथमेटिकल फार्मूला ये है कि और इक्वेशन ये है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला, यानी कि यू कैन राइट इन टर्म ऑफ फार्मूला दैट V जो आपके हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। जो डबल ओ मैंने लिखा है दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का आपको साइन बनाया है इसका, ठीक है। तो V जो आपका दैट इज प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज योर ओम्स लॉ, ये आपका ओम्स लॉ है। अच्छा ओम्स लॉ का अगर आप इसको देखें, आप इसको देखें कि V आपको करंट की प्रोपोर्शनल है, इसको आप इन टर्म ऑफ स्टेटमेंट कैसे शो कर सकते हैं? आप इसको इस तरह शो कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ करंट I, ठीक है, जो करंट I है, द अमाउंट ऑफ करंट I which is flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference or voltage applied across its end, ठीक है। क्या है इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट? मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसका ये है, द अमाउंट ऑफ करंट flowing through a circuit or conductor of a uniform cross section is directly proportional to the potential difference across its ends, provided the physical state and temperature does not change, ठीक है। So this is the statement of Boyle's law, this is a statement of Ohm's law। Ohm's law ये कहता है कि the amount of current I flowing through a conductor of uniform cross section area is directly proportional to the potential difference across its ends provided the physical state and temperature does not change, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी कंडक्टर की या टेम्परेचर चेंज होगा तो इन दोनों से क्या होगा, जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आपका भी डिफरेंट फ्लो होगा। तो करंट अगर आप चाहते हैं कि आपका जो करंट है वो सेम अमाउंट का फ्लो करे, तो सेम अमाउंट का करंट फ्लो करवाने के लिए ये दो चीज़ें जो आपकी हैं, दीज टू थिंग्स हैव टू बी यूनिफॉर्म, इन दोनों चीज़ों को जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ओम्स लॉ आपको यही कह रहे हैं कि करंट और वोल्टेज होते हैं दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा कंडक्टर से, वोल्टेज कम होगा करंट कम फ्लो करेगा कंडक्टर से। ठीक है। सो दिस इज योर ओम्स लॉ। मैथमेटिकल फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि V जो इसका है वो प्रोपोर्शनल I के
वोल्टेज जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई विच इज योर करंट. व्हेनेवर यू रिप्लेस sign of proportionality you have to and replace it with sign of equality, you have to introduce the constant. तो यहाँ पे आप जो constant लगाएंगे that constant will be your R and this R is called your resistance. ये जो R आपका है ये R आपका resistance कहलाता है. तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो फॉर्मूला आपका जो है वो V is equal to R है. यहाँ पर आप इन शॉर्ट इसको लिख सकते हैं V is equal to IR. This is the more easy way to remember this formula that V is equal to IR. ये वही फार्मूला है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था व्हेन वी वर स्टडीइंग द रेजिस्टेंस. ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब हम पढ़ रहे थे ऊपर ठीक है. तो V इज इक्वल टू IR ये आपका फॉर्मूला है. इसमें वही आपका जो V है दैट V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज. I जो आपके दैट इज योर करंट और R जो आपके दैट इज योर रेजिस्टेंस. R जो आपका वो रेजिस्टेंस है. तो अगर आपको जो है इन 3 पैरामीटर में से कोई 2 पैरामीटर आपको पता हो और आपसे कहा जाए कि आप थर्ड पैरामीटर फाइंड करें, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट that third parameter using this equation, using this formula. तो ये आपको जो equation है V इक्वल टू IR, this is called your Ohm's law. ये आपका Ohm's law का फॉर्मूला कहलाता है. so this is your Ohm's law. ठीक है. अच्छा, इसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई है provided the physical state does not change. ठीक है, फिजिकल स्टेट कंडक्टर की चेंज नहीं होनी चाहिए. फिजिकल स्टेट से मुराद ये कि आपका जो कंडक्टर है उसकी लेंथ चेंज ना हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज ना हो. ये 2 चीज़ें जो आपकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये उसकी जो इसके अलावा उसकी जो शेप है, ऑल दीज थिंग्स कॉरिस्पॉन्ड टू इट्स फिजिकल स्टेट. अगर लेंथ कंडक्टर की चेंज हो जाएगी, उस कंडक्टर का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, थिकनेस है कंडक्टर की, वो चेंज हो जाएगी ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट. तो उससे क्या होगा, आपको जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, यानी कि आपको जब करंट आपको किसी कंडक्टर से फ्लो करना स्टार्ट किया था, उस वक्त उस कंडक्टर की जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी. 5 मिनट तक करंट फ्लो करता रहा और 5 मिनट बाद उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 मीटर से बढ़ के 2 मीटर हो गई. तो जब उसकी लेंथ बढ़ जाएगी कंडक्टर की, तो उससे फिर आपको ये जो ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ फिर आपका वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन अगर जो लेंथ में आपका इंक्रीज आ रहा है वो बहुत माइन्यूट सा आ रहा है, यानी कि 1 मीटर आपकी इनिशियल लेंथ थी, 1 मीटर से बढ़ के 1.01 मीटर हो गई, 1.02 मीटर हो गई. तो ये जो माइन्यूट से लेंथ में चेंजेस होते हैं, फ्यू सेंटीमीटर का आपको जो लेंथ में चेंजेस होते हैं, दोज चेंजेस कैन बी इग्नोर्ड. लेकिन अगर आपकी लेंथ में चेंज है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते. वी कैन नॉट इग्नोर दोज लेंथ. तो वहाँ पे फिर आपको ओम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता. तो ओम्स लॉ जो आके दैट इज ओनली एप्लीकेबल when the physical state of the conductor is not changing. Secondly, Ohm's law is applicable when temperature does not change. Temperature भी आपका चेंज नहीं होना चाहिए. तो these are the 2 limitations. ये जो आपका physical state है और temperature should not change, इन दोनों को हम जो है वो लिमिटेशन कहते हैं. We call these two as the limitations of the Ohm's law. ये Ohm's law की लिमिटेशन है. पेपर में नॉर्मली आपसे पूछी जाती हैं that what are the limitations of Ohm's law. तो आपने बताना है कि Ohm's law की लिमिटेशंस ये हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए और फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर ये 2 चीज़ें आपकी चेंज होंगी तो आपको जो Ohm's law है वो फिर आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा. सो दीज 2 आर द फिजिकल कंडीशन की आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए. सर ये भी रिक्वायरमेंट है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए. वो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर आपका कंडक्टर था उसमें से करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन कोई पहले के वायर थी, कॉपर की वायर, तो उसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो उसके ऊपर कुछ चीज़ गिरी, कोई हैवी चीज़ गिर गई, तो कोई आप हैवी चीज़ कॉपर पे मारोगे तो क्या होगा, कॉपर की शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी ना. उसका जो यूनिफॉर्म, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आप यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. तो जब उसका जब क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको यूनिफॉर्म नहीं रहेगा
तो फिर आपको जब वो उसका जो करंट फ्लो करना है वो भी आपको यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, आपका करंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब आपका करंट चेंज हो जाएगा तो आपका जो ओम्स लॉ है, द ओम्स लॉ विल नो लॉन्गर बी एप्लीकेबल है, तो ओम्स लॉ जो आपके वहाँ पे फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके सर। Okay, any question regarding this topic? ओके सो इसका बेसिकली आपका जो है एक ग्राफ भी है। सो आई विल बी ड्राइंग द ग्राफ नाउ। इनके जो ग्राफ है यू कैन इजीली आइडेंटिफाई फ्रॉम द ग्राफ एज वेल, ठीक है। आप ग्राफ से वो इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो वो ओम्स लॉ कौन सा कैसे ग्राफ है। जिस बच्चे ने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं दी वो अपना जो वो नाम लिख दे, राइट डाउन योर नेम इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन टेक योर अटेंडेंस आफ्टरवर्ड्स, नहीं तो मैं एब्सेंट मार्क करूँगा सबको। Okay, can you see the screen now? Can you see the screen now? Yes. Okay. Okay, what was your Ohm's law? Again, I am repeating myself. Ohm's law आपका था V is equal to IR. That was your Ohm's law. ये जो Ohm's law में if you see then there are 3 parameters. आपके जो टोटल 3 parameters थे। एक आपका वोल्टेज है, ठीक है, एक आपका वोल्टेज है, एक आपका करंट है और एक आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो होती है आपकी वो तो मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस जो आपकी होती है दैट इज फिक्स्ड, वो आपकी होती है, वो रेजिस्टेंस आपकी फिक्स्ड होती है किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर की। और आपको जो ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में ये कहा हुआ था कि अ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर आपका जो कंडक्टर है उसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसकी लेंथ यूनिफॉर्म है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी आपकी फिक्स्ड होगी, यानी कि रेजिस्टेंस आपकी फिक्स्ड कांस्टेंट होगी। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं ओम्स लॉ का तो इसमें आपके पास दो जो चीज़ें हैं जो कि आपकी वेरिएबल होती हैं। एक आपका वी वेरिएबल है जो कि आपका वोल्टेज कहलाता है, जो कि विच इज़ इन योर हैंड, कि बैटरी आपके पास है, आप उसी बैटरी से इट्स अप टू यू कि आप जो कितना वोल्टेज है वो अप्लाई करते हैं। तो वी जो आपके दैट इज वोल्टेज दैट इज इन योर हैंड, तो वोल्टेज जो आपका वो एक वेरिएबल है दैट इज अ पैरामीटर। दूसरा जो आपका पैरामीटर दैट इज योर करंट। करंट जो आपका है दैट इज ऑल्सो अ वेरिएबल। उसकी जो वैल्यू है वो भी आप वेरी कर सकते हैं और वो उसकी जो वैल्यू है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है एज टोल्ड बाय द ओम्स लॉ। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वी कैन प्लॉट ग्राफ बिटवीन दीज टू वेरिएबल। हम दो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो आउट ऑफ दीज टू पैरामीटर्स, आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज, करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें ओम्स लॉ की तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट भी यही थी कि आपको जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा करंट कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेन एवर वी विल बी प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, तो उसमें क्या करेंगे, वी विल बी टेकिंग, हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द एक्सिस, वी हैव द एक्स एक्सिस, ठीक है, हमारे पास जो सॉरी वाई एक्सिस है, एंड वी हैव द एक्स एक्सिस। ये दो हमारे पास एक्सिस है। जो हमारा वाई एक्सिस है इस पे वी विल बी टेकिंग द करंट, हम जो है वो करंट लेंगे, वाई करंट लेंगे, बिकॉज करंट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। करंट जो आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और आप क्लास 9 में पढ़ते हुए आए हैं कि जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस के अक्रॉस लेंगे। और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज योर वोल्टेज, दैट इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो वोल्टेज को जो हम एक्स एक्सिस के अक्रॉस लेंगे तो दिस इज योर ग्राफ। जो आपका ओम्स लॉ ग्राफ होता है दैट
जो कि शो कर रहा है कि V जो आपके ओम्स लॉ शो दैट V जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज जो आपके वो इंक्रीज करेगा, तो जो करंट आपके दैट करंट विल आल्सो इंक्रीज। वोल्टेज आपका डिक्रीज करेगा तो करंट जो आपके द करंट विल आल्सो डिक्रीज, करंट भी आपको जो वो डिक्रीज करेगा। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसका जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें ये मैंने जो है वो नेगेटिव भी तो इसलिए बनाया कि आपका ये नेगेटिव में भी ये चीज़ आपकी होगी। तो ये जो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दिस ग्राफ इज शोइंग व्हाट, दिस ग्राफ इज शोइंग के वोल्टेज जो है आपका वो इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, करंट भी डिक्रीज कर रहा है। एंड इफ यू गो टू द अदर साइड, अगर आप दूसरी साइड की तरफ जाएं तो व्हाट इज इट इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग कि वोल्टेज आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो करंट भी आपका डिक्रीज करेगा। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ जो आपका, दिस ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ये आपका ओम्स लॉ ग्राफ है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है ओम्स लॉ का। इन केस ऑफ अ कंडक्टर, प्योर मेटल, प्योर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि आप जब उसका टेम्परेचर वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। अगर उसकी जब वो ना तो उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो ना ही आप उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज कर रहे हो, देन दिस ग्राफ इज एप्लीकेबल। ये ग्राफ आपके जो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ग्राफ? नो क्वेश्चंस, ओके। अच्छा, इसमें जो है वो कुछ ग्राफ आपके और भी हैं जो कि वो उसको मैं आई थिंक बाद में करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट। सर टाइम बताओ। 2 मिनट दे दे यार मुझे बस। ओके सर। सर ये V क्या होता है? करंट? ई कहाँ पे ई लिखा है मैंने? ई मैं वो यार आपको प्रीवियस टॉपिक में आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें एक दो सर चीजें V आपको, सॉरी वी वोल्टेज है, वोल्टेज है ना? यस, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। सर तो अच्छा। वोल्टेज इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है? यार तुमने जब एकदम वोल्टेज सेट कर दिया, तुमने सेट कर दिया ना एकदम वोल्टेज, खुद ब खुद तो वो चेंज नहीं होगा ना। सर अगर पीछे से ऊपर नीचे हो गई तो? वो तो फिर आप जाने और पीछे वाले जाने, वो आई डोंट केयर अबाउट। ओके, सो व्हाट वी वर, हाँ मैं आपको आखिरी टॉपिक से बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल ओम्स लॉ से बिल्कुल रिलेटेड है। वी हैव 2 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, 2 टाइप के हमारे सब्सटेंसेस होते हैं। वी कॉल देम ओमिक substance and we call them non ohmic substance, ठीक है। 2 टाइप के हमारे सब्सटेंस होते हैं। ओमिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ओमिक सब्सटेंस वो होते हैं दैट ओबेज ओम्स लॉ, ठीक है। वो सारी आपकी सब्सटेंसेस जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, हम उनको ओमिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो सिंपल एक कंडक्टिंग वायर है, कॉपर की आपके पास एक वायर है, तो वो आपकी जो है यूजली आपकी ओमिक सब्सटेंस होती है, क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ाते हैं उससे से करंट बढ़ता है, लेकिन आप वोल्टेज कांस्टेंट कर देते हैं, वो करंट आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे आई थिंक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया। आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट आपका बढ़ता जाएगा। आप वोल्टेज कम करते रहोगे, करंट आपका कम होता रहेगा। लेकिन अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो करंट भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो टाइप की आपने सब्सटेंस होती है, 2 टाइप सब्सटेंस इज कॉल्ड योर ओमिक सब्सटेंसेस। दूसरी आपकी होती है नॉन ओमिक सब्सटेंस, दैट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। वो तमाम की तमाम आपकी सब्सटेंसेस, वो तमाम की तमाम आपकी मटेरियल जो कि ओम्स लॉ को जो है वो ओबे नहीं करते हैं, वो आपकी नॉन ओमिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। ओमिक सब्सटेंस मैंने आपको बताया था, आपको जो सिंपल कंडक्टर होता है, प्योर मेटल होता है, वो आपका ओमिक सब्सटेंस होता है। जो नॉन ओमिक सब्सटेंस होते हैं उसमें आपके सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर योर नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। इसके अलावा आपको जो फिलामेंट लैंप है, दैट इज योर नॉन ओमिक सब्सटेंस, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया था, आपको जो फिलामेंट लैंप होता है, बल्ब होता है, इनिशियली वो ठंडा होता है, लेकिन आपका जब वो एक दफ़ा आप उसको मतलब कि टर्न ऑन करते जला देते तो उससे होता है कि बल्ब आपका जब गर्म मतलब चल रहा होता है तो वो गर्म होता रहता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। और जब उसका टेम्परेचर आपका बढ़ता रहता है तो उससे फिर होता है कि वो फिर आपका ओमिक नहीं रहता, टेम्परेचर आपका चेंज हो गया। तो आपकी एक लिमिटेशन ये थी ओमिक कंडक्टर्स की कि टेम्परेचर शुड नॉट चेंज। तो टेम्परेचर चेंज हो गया तो चेंज हो गया, जिसका मतलब है दैट इज अ नॉन ओमिक सब्सटेंस। तो फिलामेंट लैंप आपका एक नॉन ओमिक सब्सटेंस है। इसके अलावा आपको जो थर्मिस्टर्स हैं,
ठीक है। थर्मिस्टर आपको जो वो थर्मल रेजिस्टेंस होते हैं, इसको हम इन डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। थर्मिस्टर जो आपको होते हैं, देयर आल्सो जो नॉन ओमिक सब्सटेंस जो कि आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके हैं वो दो टाइप के आपके सब्सटेंस होते हैं, ओमिक सब्सटेंस जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं और उनका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। वी हैव नॉन ओमिक सब्सटेंस जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, दे डज नॉट ओबे ओम लॉ, और उनका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता, उनका जो ग्राफ होता है वो थोड़ा कर्व्ड होते हैं। अब ये नॉन ओमिक सब्सटेंसेस में जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, फिलामेंट है, लैंप है और थर्मिस्टर है, इन तीनों के ग्राफ अलग अलग हैं। तो इन ग्राफ को जो है हम इन डिटेल इंशाल्लाह स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।